लाउंज रूम के अंदर आकर आशना आराम से नींद के झरोखे में खो गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद एक फोन कॉल से आशना की नींद के परखच्चे उड़ गए थे। जब आशना ने फोन उठाते ही सुना, हेलो, मैं डॉक्टर अवस्थी बोल रहा हूं, बाड़मेर बागड़ अस्पताल से। ये जिनका फोन है, क्या आप उनकी बेटी हैं? जैसे ही आशना ने यह सुना, वैसे ही आशना के रोंगटे खड़े हो गए थे। नींद का झुमका उसके चेहरे से उतर गया था और आशना बिस्तर पर बैठ गई थी। अपनी कपकपाती हुई आवाज में आशना ने कहा, हाँ, देखिए, आपकी मां का रोड एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए हमारे अस्पताल लाया गया है। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर अवस्थी ने आशना से कहा। रोड एक्सीडेंट? मेरी मां की हालत कैसी है? अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई, मैं अभी का अभी निकलती हूं। आशना की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसका पूरा शरीर थर्राने लगा था। एकाएक इस खबर ने आशना को हिला के रख दिया था। उसके दिमाग में अपनी मां के अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा था। बिस्तर से उठते ही आशना लाउंज रूम से बाहर निकली और लिफ्ट लेकर नीचे पहुंच गई थी। आशना ने इधर उधर देखते हुए लक्ष्मण को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आशना के पास इंतजार करने का समय नहीं था, इसीलिए आशना तुरंत ही बुरखा क्लब से बाहर निकल गई थी। चूंकि आज राज सिंधी कंपनी की वर्षगांठ पार्टी थी, इसलिए मेहमानों का तांता लगा हुआ था और बुरखा क्लब से बाहर निकलते ही आशना को टैक्सी मिल गई थी। आशना सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। रास्ते में आशना ने जोधपुर से बाड़मेर जाने वाली आखिरी फ्लाइट का टिकट बुक किया और साथ ही साथ लक्ष्मण को कॉल करके उसके आकस्मिक बाड़मेर निकलने का कारण बता दिया था। रात के करीब 12:30 बजे आशना की फ्लाइट बाड़मेर में लैंड हो गई थी। करीब 30 से 40 मिनट के अंतराल में आशना भी बागड़ अस्पताल पहुंच गई थी, जहां से डॉक्टर अवस्थी ने उसे कॉल किया था। रिसेप्शन से सारी जानकारी लेते ही आशना सीधा उस कमरे में पहुंची जहां पर आशना की मां को रखा गया था। जैसे ही आशना कमरे में घुसी, उसकी मां शांति से बिस्तर पर सो रही थी। कमरे में एक नर्स थी जो आशना की मां का ख्याल रख रही थी। जैसे उस नर्स ने आशना को देखा, वैसे ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और आशना को देखने लगी थी। आशना की शक्ल उसकी मां से थोड़ी थोड़ी मिलती थी, इसलिए नर्स को अंदाजा हो गया था कि शायद ये पेशेंट की बेटी है, लेकिन इसके बावजूद नर्स ने पक्का करने के इरादे से आशना से पूछा, मुझे लगता है कि तुम इनकी बेटी हो। आशना ने अपनी गर्दन हिलाते हुए उस नर्स की बात का जवाब दिया और बेचैनी के मारे जल्दी से आशना ने पूछा, ये कैसी हैं अब? तुम्हारी मां एकदम ठीक है। उन्हें 10:30 बजे होश आ गया था। ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन एकदम से शायद उनका एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से वो शॉक के मारे कोमा में चली गई थी। शायद काफी बीमार रहती है, इस वजह से शरीर काफी कमजोर हो गया है। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये कुछ दिन अस्पताल में रहेंगी जब तक उनका शरीर थोड़ा ठीक नहीं हो जाता। नर्स ने आशना को पूरा हाल बता दिया था। नर्स के मुंह से अपनी मां की हालत का पूरा विवरण सुनने के बाद आशना ने राहत की सांस ली। आशना की चिंता अब खत्म हो गई थी। आशना ने नर्स की तरफ देखते हुए कहा, मेरा भाई अंकित? अभी आशना ने अपने वाक्य को खत्म किया भी नहीं था कि तभी नर्स ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वो शायद नीचे गया है, डॉक्टर साहब ने कुछ पैसे जमा करने के लिए कहा था। ओह, अच्छा। ये बोलते हुए आशना अपनी मां के पास आकर बैठ गई थी और अपनी मां का हाथ अपने हाथ में रखा, और जब आशना ने महसूस किया कि उसकी मां की नब्ज एकदम ठीक तरह से चल रही है, तो आशना को यकीन हो गया कि उसकी मां एकदम ठीक हो जाएगी और अब आशना चिंता मुक्त हो सकती थी। लेकिन आशना ये नहीं जानती थी कि उसके लिए चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। जल्द ही अंकित भी उस कमरे में पहुंच गया था और अपनी बहन को सामने देखकर उसे काफी खुशी हुई थी। कल सुबह अंकित का एक कंपनी में इंटरव्यू था और इसी सिलसिले में दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे थे। बातों बातों में सुबह के 3 कब बज गए पता ही नहीं चला था, और इस बीच आशना की मां ने भी अपनी आंखें खोल ली थी। दोनों बच्चों को अपने सामने पाकर आशना की मां के चेहरे पर खुशी थी और उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। दोनों बच्चों ने अपनी मां को गले से लगा लिया था और उसके बाद आशना की मां ने आशना के सामने अपने साथ हुए उस हादसे के घटनाक्रम को सामने रख दिया था। रोज की तरह ठीक शाम को 6 बजे आशना की मां
सब्जी लेने बाजार गई थी। जब वो बाजार से लौट रही थी तब पीछे से एक तेज स्पीड में मोटरसाइकिल वाला आया और उसने आशना की मां को टक्कर मार दी थी। चूंकि उस इंसान ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए आशना की मां उसका चेहरा नहीं देख पाई और बेहोश होने के बाद मौजूद भीड़ ने आशना की मां को बागड़ अस्पताल पहुंचाया था। आशना को इस हादसे में किसी भी साजिश की कोई बू नजर नहीं आ रही थी और आशना ने इस घटना को नजरअंदाज करते हुए अपनी मां को सचेत रहने का पाठ समझा दिया था। अब चूंकि डॉक्टर ने आशना की मां को कुछ दिन अस्पताल में रहने के लिए बोला था, इसलिए आशना का पूरा समय यही बीतने वाला था और आशना को यह भी नहीं पता था कि यह मसला कब खत्म होगा। इसलिए आशना ने लक्ष्मण को मैसेज करके इसकी जानकारी दे दी थी। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे आशना की आंख खुली। अस्पताल में सोने की वजह से आशना को अच्छे से नींद नहीं आई थी। थोड़ी देर में अंकित ब्रेकफास्ट लेकर पहुंच गया था। तीनों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अंकित अस्पताल से विदा लेने के लिए तैयार था। आशना अंकित को अस्पताल से बाहर तक छोड़ने गई थी और जब आशना वापस अंदर लौट रही थी तब अचानक एक आदमी ने आशना को जोरदार टक्कर मारी, जिससे आशना जमीन पर गिर गई थी। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आशना को उठाया और आशना के नजदीक आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी छोड़ दीजिए। आशना अभी उस टक्कर से उभरी भी नहीं थी और जब तक आशना ने अपने होश संभाला तब तक वो आदमी आशना की नजरों से गायब हो गया था। चूंकि सुबह का समय था, अस्पताल के आजू बाजू भीड़ बहुत ज्यादा थी। ऊपर से उस आदमी ने अपने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था, इसलिए उस आदमी का अंश पहचानने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। आशना एकाएक अचंभित हो गई थी, लेकिन इस हादसे को दरकिनार करते हुए आशना के कदम तेजी से अस्पताल के अंदर बढ़ने लगे थे। 3 दिन बाद ऐसा ही हादसा आशना के साथ वापस घटा। अपनी मां की दवाइयां लेने आशना अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर पर गई थी। दवाइयां लेने के बाद आशना अस्पताल के अंदर जाने लगी कि तभी पीछे से एक इंसान ने आशना को आगे की ओर धक्का दिया, जैसे कुछ दिन पहले अस्पताल के बाहर आशना को धक्का दिया गया था। और आशना के कान के पास आकर उस इंसान ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मां वापस से अस्पताल के दर्शन ना करे तो तुम जल्दी से जल्दी गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी छोड़ दो। जब तक आशना संभलती तब तक वो इंसान रात का फायदा उठाकर वहां से निकल चुका था। आशना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि अब बात उसके परिवार तक पहुंच गई थी। जैसे तैसे आशना ने 3 दिन और निकाले और उसके बाद उसकी मां को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। आशना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और अपने साथ हो रहे हादसों से वो इतना डर गई थी कि उसने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। अपने भाई को भी आशना ने कम से कम घर से बाहर जाने की सलाह दी थी। जब आशना के कदम घर से बाहर नहीं निकले तो चेतावनी का दौर उसके फोन पर आना शुरू हो गया था। हेलो मिस आशना, कब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी? कभी न कभी तो तुम बाहर आओगी ही। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मां स्वस्थ रहे, तुम्हारा भाई जिंदा रहे? नहीं चाहती तुम? अगर नहीं चाहती तो ठीक है, हम मौके का इंतजार करेंगे और हमला करेंगे। और अगर तुम अपने परिवार को सही सलामत देखना चाहती हो ना, तो गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी को छोड़ दो। जितना जल्दी छोड़ोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। मामला अब सर से ऊपर निकल चुका था और आखिरकार आशना ने भी उन हादसों को दिमाग में संजोते हुए गहरे मंथन का रास्ता अपना लिया था। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन है और मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मैं कुछ मिस कर रही हूं? पहले मेरे भाई को गलत आरोप में फंसाना, उसकी नौकरी चली जाना, उसके बाद मेरी मां का रोड एक्सीडेंट, मुझे अस्पताल के बाहर धमकियां मिलना, अब फोन पर धमकियां आना, और इन सब का एक ही मकसद है, गेम ऑन स्टूडियो छोड़ दो। आखिर इन सब के पीछे कौन हो सकता है? क्या ये सब संजना ने किया है? संजना के अलावा मुझसे और किसे दिक्कत हो सकती है? हाँ, संजना, ये संजना का ही काम है। क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? मन ही मन इन विचारों को बुनते हुए आशना ने तुरंत ही संजना को कॉल मिला दिया था। शायद संजना को आशना के कॉल का ही इंतजार था। हालांकि फोन उठाने में संजना को थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन फोन उठाते ही उसने आशना को बोलने का मौका नहीं दिया था।
अरे वाह आशना, तुम इतना जल्दी मुझे कॉल करोगी, मैंने सोचा नहीं था। वैसे तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? इससे पहले कि आशना अपना मुंह खोलती, संजना ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए कहा, चलो मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बख्श दिया। बस जैसा मैं तुम्हें बोल रही हूं ना, तुम ऐसा करो, चुपचाप गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी से रिजाइन करो। तुम्हें और पैसों की जरूरत है, ठीक है, मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें जोधपुर में नहीं देखना चाहती। बस तुम मेरी ये शर्त मान लो और जहां रहना वहां रहो, तुम्हारे परिवार को कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने मेरी ये शर्त नहीं मानी और मेरे गर्वित का पीछा नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे अब तक तुम्हें पता तो चल ही गया होगा ना कि मैं कितनी बुरी हूं। हाँ, मुझे किसी का भी लिहाज नहीं है, जरूरत पड़ने पर मैं कुछ भी कर सकती हूं। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि हर बार गर्वित आकर तुम्हें बचा लेगा, और अगर बचा भी लेगा ना तो तुम्हारे परिवार का क्या, तुम्हारी मां का क्या, तुम्हारे भाई का क्या। वैसे भी अब तुम्हारे भाई को कहीं जॉब नहीं मिलने वाली है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सोच लो आशना, तुम क्या चाहती हो? मानती हो तो ठीक है, वरना बहुत जल्द मातम मनाने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते हुए संजना ने कॉल कट कर दिया था। ऐसा नहीं है कि आशना के मन में पुलिस स्टेशन जाने का ख्याल नहीं आया था। ख्याल आया था, लेकिन आशना के मन के विचार भी गलत नहीं थे। मैं पुलिस स्टेशन जाकर क्या बोलूंगी? मैंने तो उन दोनों आदमियों को देखा भी नहीं था। जिस नंबर से मुझे धमकी मिली वो नंबर प्राइवेट था। मैं बिना किसी सबूत के संजना पर आरोप कैसे साबित करूंगी? मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि संजना के पास बहुत पैसा है। पैसा है तो उसका रुतबा है, मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती।